हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 4 है। पिछले 3 क्वेरी स्पेशल्स की तरह इस वीडियो में भी मैं आप डॉक्टर्स द्वारा पूछे गए कुछ सिलेक्टेड सवालों के जवाब प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के लिए मैंने उन सवालों को कंसिडर किया है जिनके रूब्रिक्स मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए मेडिसिन्स में मौजूद हैं। मैंने मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। पहली क्वेरी है कंप्लेनिंग ऑफ डिजीज वर्सेस वीपिंग टीयरफुल मूड व्हेन टेलिंग ऑफ हर सिकनेस वर्सेस लैमेंटिंग bemoaning वेलिंग अबाउट हिज सिकनेस। पहले डिजीज वर्सेस सिकनेस के डिफरेंसेस को समझते हैं। इन दोनों कंडीशंस में पेशेंट खुद को हेल्दी और अच्छा महसूस नहीं करता है, लेकिन डिजीज में बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होने पर पेशेंट जनरल या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स एक्सप्रेस करता है। इसलिए डिजीज का डायग्नोसिस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। सिकनेस में पेशेंट खुद को बीमार महसूस करता है, लेकिन यहाँ उसकी प्रॉब्लम किसी डिजीज के कारण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब पेशेंट डायग्नोसिस के बिना भी खुद को अस्वस्थ महसूस कर सकता है। इसलिए सिक महसूस करना पेशेंट की अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। कंप्लेनिंग, वीपिंग और लैमेंटिंग, इन तीनों वर्ड्स में ये सिमिलैरिटी है कि पेशेंट डॉक्टर या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी तकलीफ़ों के बारे में बता रहा है। कंप्लेन या कंप्लेनिंग, इस शब्द का मतलब है किसी तकलीफ के बारे में ऐसे इंसान से शिकायत करना जो उस प्रॉब्लम को सही तरह से समझकर उसे सॉल्व कर सके। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर देखिए ना, खुजली के कारण मेरे हाथों की स्किन कैसी ड्राई हो गई है, ऊपर से मुझे सिरदर्द भी हो रहा है और अब तो उसके साथ आंखों में भी जलन महसूस हो रही है। खांसी कभी कभी होती है। इसके अलावा पेट में दर्द होता है और कब्ज भी होता रहता है। हाँ, आपकी पिछली दवा से पेशाब करने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, लेकिन अब भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पेशेंट एक के बाद एक सिम्टम्स बताए जा रहा है ताकि डॉक्टर को पेशेंट के सारे प्रॉब्लम्स की जानकारी मिले और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डॉक्टर पेशेंट को सही दवा दे सके। पेशेंट के टोन से पता चलता है कि वो सिर्फ अपनी तकलीफ़ों के बारे में शिकायत कर रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है कंप्लेनिंग ऑफ डिजीज। वीपिंग, इस शब्द का मतलब है आंसू बहाना। जब पेशेंट खुशी या गम महसूस करने पर ज़्यादा भावुक हो जाता है, तब वो इन ओवरवेलमिंग इमोशंस को कंट्रोल न कर पाने के कारण रोने लगता है। मतलब पेशेंट के इंटेलेक्ट पर उसके इमोशंस हावी हो गए हैं, यानी जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। एग्जाम्पल, चेहरे पर मायूसी लिए एक फीमेल पेशेंट बोली, डॉक्टर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और बुखार भी महसूस हो रहा है। पिछले डॉक्टर के पास भी जाकर मैंने अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया, लेकिन दवा से फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए अब आपके पास आई हूँ और अपना हाल बता रही हूँ। ये कहते कहते पेशेंट रोने लगी। तो यहाँ पेशेंट अपनी तकलीफ़ों के ठीक न होने को लेकर बहुत भावुक हो गई और अलग अलग डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने पर पेशेंट को रोना आ गया। पेशेंट का उतरा हुआ चेहरा और उसका टोन सैडनेस दर्शाता है और अपनी इलनेस के बारे में बताते समय वो रोने लगती है। इसलिए ये रूब्रिक है वीपिंग टीयरफुल मूड व्हेन टेलिंग ऑफ हर सिकनेस। लैमेंटिंग, इस रूब्रिक में पेशेंट किसी बात की शिकायत करते समय अपने दुख दर्द को इस तरह एक्सप्रेस करता है जैसे मानो वो रोते हुए अपनी तकलीफ़ों पर अफसोस जता रहा है या फिर उनका मातम या शोक मना रहा है। पेशेंट इस तरह के बिहेवियर से दूसरों को अपनी सफरिंग की सिवियरिटी और इंटेंसिटी कन्वे करना चाहता है। एग्जाम्पल,
पेशेंट लंगड़ते हुए कैबिन में आई और बैठते ही बोली, हाय मैं मर गई। देखिए ना डॉक्टर, ये घुटने और कमर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ। हाय, दवा से भी आराम नहीं मिल रहा है। हाय ओ रब्बा, मैं क्या करूँ। अब आप ही कोई दवाई दीजिए डॉक्टर साहब। तो यहाँ पेशेंट की बातों से लग रहा है जैसे वो अपने दर्द को लेकर इतनी दुखी है, मानो वो मातम मना रही है। इसलिए वो अपनी तकलीफों की शिकायत करते समय उन पर शोक व्यक्त कर रही है और दर्द से कराह रही है। तो ये रूब्रिक है लैमेंटिंग, बिमोनिंग, वेलिंग अबाउट हिज सिकनेस। तो इन तीनों रूब्रिक्स में पेशेंट का टोन अलग होता है। कंप्लेनिंग में पेशेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी प्रॉब्लम्स की शिकायत करता है। तो वीपिंग में तकलीफों के बारे में बोलते समय पेशेंट रो देता है। और लैमेंटिंग में पेशेंट कुछ खास वर्ड्स और साउंड्स के जरिए अपने दर्द की अनबेरेबल इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करता है। लैमेंटिंग अबाउट हिज सिकनेस इस रूब्रिक में एक दवाई फॉस्फोरिक एसिड है जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। यह है अगली क्वेरी, क्लेरवॉयंस वर्सेस प्रोफेसाइंग। इन दोनों रूब्रिक्स में सिमिलैरिटी ये है कि पेशेंट फ्यूचर में होने वाले अच्छे और बुरे दोनों इवेंट्स को उनके होने से पहले ही देख लेता है और इस बात की जानकारी दूसरों को देता है। क्लेरवॉयंस, इस शब्द के दो पार्ट्स हैं। क्लेर मतलब क्लियर और वॉयंस मतलब विजन्स। ये एक ऐसी पावर होती है जिसमें इंसान टाइम और स्पेस से दूर किसी व्यक्ति, वस्तु या वारदात को देख पाता है और उसे उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। वो ऐसी बातों को परसीव कर पाता है जो बाकी लोगों को नजर नहीं आती। तो क्लेरवॉयंस में पेशेंट की अपनी खुद की एबिलिटी होती है जिसके कारण उसे फ्यूचर के इवेंट्स की जानकारी इमेजेस या विजन्स के द्वारा मिल जाती है। इसलिए पेशेंट फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को पहले ही देख लेता है और पूछने पर वो ये कहता है कि बस उसे पता है कि ऐसा होगा। मतलब पेशेंट के पास अपनी इस फीलिंग के लिए कोई रीजन या एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। उसे भविष्य के दृश्य अपने आप नजर आते हैं और इसलिए वो ये बातें दूसरों को बताता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं आपके सामने इस क्लिनिक में बैठा हूं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि आज आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। 15 मिनट बाद डॉक्टर के मोबाइल पर कॉल आता है कि उनका होम लोन सैंक्शन हो गया है और अब वो अपने नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं। इस पर पेशेंट बोला, डॉक्टर अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे ये कैसे पता है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स पहले ही नज़र आ जाते हैं। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर इसी तरह मैंने देखा कि मेरे दोस्त के डैड जो पूना में रहते हैं उनको हार्ट अटैक हुआ है। इस बात को बताने के 1 घंटे में ही मेरे दोस्त को फ़ोन आया कि सचमुच ऐसा हुआ है और वो तुरंत मुंबई से पूना के लिए रवाना हो गया। तो इस केस में पेशेंट को फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स विजन्स के जरिए अपने आप नजर आने लगे और ये बातें सच साबित हुई। इसलिए पेशेंट का रूब्रिक है क्लेरवॉयंस। प्रोफेसाइंग, इस रूब्रिक में भी पेशेंट को फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में पहले ही से पता चल जाता है, लेकिन पूछने पर पेशेंट कहता है कि उसे भगवान, रब या फिर किसी डिवाइन अथवा सुपरनैचुरल पावर ने ये सारे संदेश भेजे हैं। इसलिए पेशेंट दैविक शक्ति द्वारा दी गई जानकारी के जरिए लोगों को भविष्य में होने वाले अच्छे या बुरे इवेंट्स के बारे में सतर्क करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर मुझे तो भगवान ने पहले ही बता दिया है कि मेरी बहू इस बार एक लड़की को जन्म देगी। प्रोफेसाइंग रूब्रिक को मैंने अपने कोनायम वाले वीडियो डिल्यूजन्स गीस में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। इंट्यूटिव या इंट्यूजन, इस शब्द का मतलब है डायरेक्ट एविडेंस या रीजनिंग प्रोसेस के बिना किसी बात की सच्चाई को पहचान जाना।
इंट्यूटिव में पेशेंट की अपनी खुद की एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए वो आसानी से समझ पाता है कि कोई बात उससे छिपाई जा रही है या जो बात उसके सामने कही जा रही है वो असल में सच है या फिर झूठ। पेशेंट में फैक्ट्स के बजाय अपनी खुद की भावनाओं के बेसिस पर तुरंत किसी बात को समझने की, सच्चाई को पहचानने की और सही फैसला लेने की क्षमता मौजूद होती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ का हार चोरी हुआ था और तलाशी लेने पर वो नेकलेस मेरे नौकर के कमरे से बरामद हुआ। इस सबूत के बावजूद भी न जाने क्यों मुझे अपने आप ऐसा लग रहा था कि ये हार मेरे नौकर ने नहीं चुराया है बल्कि कोई उसे फंसाना चाहता है। इसलिए मैंने अपने नौकर को कोई सजा नहीं दिया। ये देखकर मेरे घर वाले हैरान हो गए क्योंकि ये नया नौकर सिर्फ 1 महीने से ही हमारे घर में काम कर रहा है, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैंने मेरे छोटे बेटे को किसी से बात करते हुए सुना जिसमें वो ये कह रहा था कि डैड ने नौकर को घर से नहीं निकाला और इसलिए उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ये सुनकर मैंने तुरंत मेरे बेटे को पकड़ा और सबके सामने लाकर उसकी इस गंदी हरकत का पर्दाफाश किया। फिर मेरे बेटे ने कहा कि कुछ दिन पहले उसका नौकर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इसलिए उसने नौकर को फंसाकर घर से निकलवाने के लिए ये सब किया था। फिर पेशेंट बोला, इसी तरह मेरा दोस्त अमेरिका से लौटा था और अचानक मुझे रास्ते में मिल गया। मैं मेरे दोस्त से 10 साल के बाद मिल रहा था और इस दौरान हम एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं थे। मेरा दोस्त एकदम सेहतमंद नजर आ रहा था, लेकिन उसे देखते ही पता नहीं कैसे मुझे महसूस होने लगा कि उसे कैंसर हो गया है। हमारी बातचीत में भी उसने एक बार अपनी सेहत या बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे उसकी फैमिली के बारे में कोई जानकारी थी। इतना ही नहीं, वो तो मुझे अपने बिजनेस की सक्सेस स्टोरी सुना रहा था। डॉक्टर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैंसर कब, क्यों और कैसे डेवलप होता है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने कैंसर के लिए कोई इलाज करवाया, तब वो हैरान होकर बोला, अरे तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? ये बात तो मेरे फैमिली को भी नहीं मालूम है। इस पर मैंने कहा, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम्हें कैंसर हो गया है। तो क्लेयरवॉयंस में पेशेंट को खुद से फ्यूचर के विजन्स या इमेजेस नजर आते हैं, यानी भविष्य देखने की पावर पेशेंट में ही मौजूद होती है। प्रोफेसाइंग में यूजुअली पेशेंट गॉड या डिवाइन पावर द्वारा दी गई जानकारी और मैसेजेस के बेसिस पर भविष्यवाणियां करता है। इंट्यूटिव में पेशेंट को किसी बात की सच्चाई या छुपी हुई गुप्त बात का पता अपने आप चल जाता है, लेकिन पेशेंट को ट्रुथ का पता कैसे चला या उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ, इस बात के लिए पेशेंट के पास कोई फैक्चुअल एविडेंस या रीजनेबल एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं होता है। मतलब इंट्यूजन राइट वर्सेस रॉन्ग डिसीजंस और ट्रुथ्स वर्सेस लाइज, इनमें फर्क कर पाने की और अपने आप सही या सच्ची बात को फैक्चुअल एविडेंस के बिना पहचानने की एबिलिटी दर्शाता है। इंट्यूटिव रूब्रिक में मौजूद सीपिया दवाई पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अगली क्वेरी है जेस्टिंग, मॉकिंग और टीजिंग। इन तीनों वर्ड्स में सिमिलैरिटी ये है कि पेशेंट किसी न किसी का मजाक उड़ाता है। जेस्टिंग, इस रूब्रिक में पेशेंट फनी बातों या बर्ताव से खुद का या दूसरों का मजाक उड़ाकर सबका मनोरंजन करता है। यूजुअली पेशेंट किसी को हर्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन मुमकिन है कि पेशेंट की बातों से कोई सेंसिटिव इंडिविजुअल ऑफेंड हो जाए। एग्जाम्पल, एक टकला पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं गंजा हूं, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि देखो मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई गंजा आदमी किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है तो मैं उसे कहता हूं कि अरे भाई तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बाल बाल बच गए। तो यहां पेशेंट अपनी डिजीज का मजाक उड़ा रहा है और इसमें वो अपने अलावा बाकी टकले लोगों पर भी जोक्स क्रैक कर रहा है। पेशेंट ऐसी फनी बातों से दूसरों को ऑफेंड किए बिना सभी को सिर्फ हंसाना चाहता है। मॉकिंग, इस शब्द का मतलब है किसी को नीचा दिखाने के मकसद से जानबूझकर किया गया अपमानजनक मजाक।
यहाँ पेशेंट दूसरे व्यक्ति को यूजलेस, वर्थलेस या इन्फीरियर समझता है और इसलिए पेशेंट उस पर्सन का मजाक उड़ाने के लिए उसके फ्लॉ या फॉल्ट की नकल करता है, हर्ट करने वाले जोक्स क्रैक करता है, किसी इंसल्ट करने वाले नाम से पुकारता है और हंसकर उस व्यक्ति को अनकंफर्टेबल महसूस करवाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर प्रेगनेंसी के बाद मेरा वजन क्या बढ़ा, पति उस बात पर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। उस दिन मैंने कहा मैं अपने डॉग के साथ पार्क जा रही हूं, तो ये बोले, अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटामस के साथ। जब मैंने पति को डांट कर कहा कि ये एक कुत्ता है, हिप्पोपोटामस नहीं, तब वो बोले, यही तो मैं कुत्ते से पूछ रहा हूं कि हिप्पोपोटामस के साथ कहाँ जा रहे हो। इसी तरह एक दिन ये मुझे पार्टी में कहने लगे, ध्यान से बैठना, कहीं तुम्हारे वजन से कुर्सी टूट गई तो यहाँ भूकंप आ जाएगा। और ये बोलकर वो हंसने लगे, ये जानते हुए भी कि मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। यहां वाइफ ने बताया कि कैसे पेशेंट उसके मोटापे का मजाक उड़ाता है। हस्बैंड को पता है कि इस बात से उसकी बीवी को बुरा लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो इंटेंशनली जोक्स के जरिए पत्नी को बॉडी शेम करता रहता है, क्योंकि पति को अपनी वाइफ का मोटापा पसंद नहीं है। इसलिए ये रूब्रिक है मॉकिंग। टीजिंग। इस शब्द का मतलब है शरारती तरीके से किसी को लगातार चिढ़ाकर परेशान या उत्तेजित करना, जिसके कारण उस व्यक्ति के बर्दाश्त की हद पार हो जाए और उसे गुस्सा आ जाए। टीजिंग करने वाला अपने टारगेट को इरिटेट करना चाहता है और इसलिए वो अपनी बातों या अपने बर्ताव या फिर दोनों से परसिस्टेंटली उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करते रहता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने बताया कि उनकी 7 साल की बेटी अपने बड़े भाई को अक्सर पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब करती रहती है। वो उसके सामने अपने हाथों के जेस्चर्स से उसको बार बार बुद्धू बोलकर चिढ़ाती है। फाइनली जब हमारा 10 साल का बेटा उस पर चिल्लाता है या रूलर से उसे पीटने दौड़ता है, तब वो वहाँ से भागकर हमारे पास चली आती है। इसी तरह वो कभी अपने भाई के स्टडी डेस्क को धक्का मारकर भाग जाती है, तो कभी उसके सामने पोटैटो चिप्स और जूस को एंजॉय करने वाली आवाज़ें निकालकर अपने भाई को गुस्सा दिलाती रहती है। तो जेस्टिंग में मजाक करने के बावजूद दूसरों को हर्ट करने का इंटेंशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मॉकिंग में पेशेंट इंटेंशनली अपने टारगेट का मजाक उड़ाकर उसे इंसल्ट करता है। वहीं टीजिंग में पेशेंट इंटेंशनली और परसिस्टेंटली दूसरों को अपनी छोटी मोटी शरारतों के जरिए गुस्सा दिलाता है। जेस्टिंग और मॉकिंग, इन दोनों रूब्रिक्स में काफ़ी मेडिसिन्स कॉमन हैं, जैसे हायोसैमिस, इग्नेशिया, लैकिसिस और टेरेंट्यूला। जेस्टिंग, मॉकिंग और टीजिंग, इन तीनों रूब्रिक्स में लाइकोपोडियम और नक्सवामिका दवाई कॉमन है। इन सारी मेडिसिन्स पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। और ये है आखिरी क्वेरी, कंफ्यूजन ऑफ माइंड मिक्सेस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये रूब्रिक बीबीसीआर रेपर्टरी में दिया गया है। कॉन्फाउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज, ये रूब्रिक डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है। कन्फ्यूजन वर्सेस कॉन्फाउंडिंग, दोनों वर्ड्स में ये बात कॉमन है कि दो या उनसे अधिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होने के कारण पेशेंट के लिए उन्हें डिफरेंशिएट करना या उनमें फ़र्क पहचानना मुश्किल हो जाता है। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड मिक्सेस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। कन्फ्यूजन में सिमिलैरिटीज़ के कारण पेशेंट अनश्योर होता है कि क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। मिक्स या मिक्सेस, इस शब्द का मतलब है चीज़ों को मिला देना, जिसके कारण उन्हें अलग करना या डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए। सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव, इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, स्पेसिफिक विषय से जुड़ी हुई बात, और दूसरा, अपने एक्सपीरियंस या फीलिंग्स पर आधारित पेशेंट के पर्सनल ओपिनियंस। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव, इस शब्द के 3 मतलब हैं। पहला, कोई स्पेसिफिक मकसद या एम जिसे पेशेंट हासिल करना चाहता है। दूसरा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल ओपिनियंस के बजाय फैक्ट्स पर बेस्ड है और इसलिए पेशेंट के अलावा लोगों को भी नजर आती है। और तीसरा,
किसी बात पर विरोध जताना। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर आपकी दवा से मेरी खुजली तो काफ़ी कम है, लेकिन दोस्त ने कहा कि मेरे फेस पर पिंपल्स का साइज सेम है। मैंने भी इलाज से पहले और अब की फोटोज में ये बात नोटिस की है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दवा से मैं ठीक हो रहा हूं या नहीं। यहां पेशेंट को इचिंग में आराम है, मतलब पेशेंट सब्जेक्टिवली अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन उसके पिंपल्स दूसरों को सेम साइज के नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, फोटोज जैसे ऑब्जेक्टिव एविडेंस भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। इसलिए पेशेंट रेमेडी रिएक्शन को लेकर दुविधा में है। तो पेशेंट के लिए रूब्रिक है कंफ्यूजन ऑफ माइंड मिक्सेस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। कंफाउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। कंफाउंड, इस शब्द का मतलब है किसी बात से चौंक जाने के कारण दो या उनसे ज्यादा बातों को डिफरेंशिएट न कर पाना। आइडिया, इस शब्द का मतलब है किसी विषय पर पेशेंट का पर्सनल व्यू पॉइंट, जो उसके अनुसार किसी प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, मेरे फैमिली डॉक्टर ये चाहते हैं कि मेरा किडनी स्टोन एक ही बार में निकाल लिया जाए, इसलिए वो ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। यह सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद भी स्टोन दोबारा फॉर्म हो सकता है ना। मैं तो ये सोच रहा था कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मेरी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यहां पेशेंट के फैमिली डॉक्टर का मकसद या ऑब्जेक्ट है स्टोन को दवा से तोड़कर यूरिन में एक्सक्रीट करवाने की बजाय ऑपरेशन के जरिए कैलकुलस को एक ही बार में पूरी तरह से निकाल लेना। वहीं पेशेंट इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक करने के विचार आ रहे हैं। मतलब पेशेंट अपने आइडिया को फॉलो करना चाहता है, लेकिन जब डॉक्टर ने ऑपरेशन एडवाइस किया तब पेशेंट हक्का बक्का रह गया और अब वो दुविधा में है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो कंफ्यूजन ऑफ माइंड मिक्सेस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वाला पेशेंट इस दुविधा में होता है कि आखिर कौन और क्या सही है, जो बात पेशेंट पर्सनली फील कर रहा है या फिर वो फैक्ट्स जो दूसरे ऑब्जर्व करने के बाद पेशेंट को बता रहे हैं। इसलिए पेशेंट को समझ नहीं आता है कि उसे कौन सी बात पर भरोसा करना चाहिए और क्या डिसीजन लेना चाहिए। कंफाउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज में पेशेंट अक्सर सरप्राइज्ड या एस्टॉनिश्ड होने के कारण समझ नहीं पाता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर पेशेंट के अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं और दूसरी तरफ पेशेंट की सोच से अलग या विपरीत विचारधारा रखने वाले लोग। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको आपके सवालों के सैटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।